नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। आप सभी लोग को पता है कि आज है आप लोग की 1 तारीख 1 जून, और आज का जो पहला दिन होता है हम आपके साथ डिस्कशन करने आते हैं पूरे महीने में आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में कि पूरे महीने कौन कौन सी वैकेंसीज़ आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो जो ये जून का महीना है बेटा, ये बहुत ही बेहतरीन है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि नहीं ठीक होता रहने दो, क्योंकि आप सभी लोगों के जो जून के मंथ में वैकेंसीज़ हैं, एक से बढ़कर एक वैकेंसीज़ आप लोग को देखने को यहाँ पर जून के महीने में मिलने वाली हैं। तो अगर आप सभी लोग एलिजिबल हो तो आप सभी लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से इस बार अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। और सिलेक्शन एक बार हो गया तो फिर आप समझ रहे हो ना, इसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है कि आप लोग अपनी सारी चीज़ों को अच्छा कर पाओगे। तो चलिए, हालचाल होता रहेगा, बातचीत हम लोग करते रहेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आज की सबसे पहली वैकेंसी की तरफ चलते हैं। वैसे मैं आप लोग को बताऊं, ये जो महीना है जून का मंथ जो है, ये एसएससी के वैकेंसीज़ के लिए ही पूरा डेडिकेटेड है, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसीज एसएससी की तरफ से आ रही है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली मैं अगर बात करता हूं तो सबसे पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है कब, 2 जून को। 2 जून को आपका ये नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। हाँ, 23 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम डेट की बात करता हूं तो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद अगर मैं फॉर्म फीस की बात करता हूं तो फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए फॉर्म फीस 0 होती है। ये इकलौता एसएससी का ऐसा फॉर्म है जिसमें 10th वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास के लोग के लिए भी ये फॉर्म है, 12वीं पास के लिए भी ये फॉर्म है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी ये फॉर्म है। तीनों के लिए ये फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है। वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग आती हैं। आप लोग को 10th के लिए अलग अप्लाई करना है, 12th के लिए अलग, ग्रेजुएशन के लिए अलग। आपको तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। 10वीं पास वालों के लिए अलग एग्ज़ाम, 12वीं के लिए अलग, और ग्रेजुएशन के लिए अलग। सबके लिए अलग अलग सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहाँ पर एक एज की बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर चूंकि पोस्ट अलग अलग हैं तो एज अलग अलग होती है, बट 18 साल से 30 साल के बीच में ही आपकी जो है वो एज यहाँ पर लाई करती है। जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता है। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुछ पोस्ट पर बेटा स्किल टेस्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ पोस्ट पर, बहुत ही रेयर पोस्ट होती हैं जिन पर स्किल टेस्ट देखने को मिलता है, और वो स्किल टेस्ट टाइपिंग होता है आप लोग का। उसका जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं बेटा, तो आप लोग के 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 नंबर के, उसके बाद जीएस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का होगा। 60 मिनट का पेपर होने वाला है। और जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो वो आधे नंबर होती है, यानी 1/4 होती है आधा नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करता हूं मेरे शेरों, तो सैलरी जो है वो 5200 से लेके 34,800 रुपए के बीच में होती है। यहाँ पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 7, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ, एमटीएस से लेकर के आपको सीजीएल तक की सैलरी इस पर्टिकुलर वैकेंसी के अंदर, यानी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी पहली वैकेंसी। चलते हैं अब हम लोग दूसरी वैकेंसी की तरफ, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन दूसरे नंबर पे आप लोग को देखने को मिलने वाला है। जब मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करता हूं बेटा, तो इसमें 2 ग्रेड पर पोस्ट निकाली जाती हैं, ग्रेड सी और ग्रेड डी पर। यहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो 5 जून को आ जाएगा, और 26 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो एक रिटन एग्जाम होता है, और फिर एक स्किल टेस्ट, जिसे हम लोग शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। हाँ, इसे हम लोग शॉर्ट हैंड टेस्ट भी कहते हैं, कंडक्ट कराया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई, 5 से स्टार्ट होगा, 26 लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इंपॉर्टेंट डेट में देखने वाली है कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस्ड है, कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ाम डेट है
वो 6 से लेकर के 11 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी 6 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अगर अब हम लोग आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें तो आप लोग देख लो पिछले साल वैकेंसीज का क्या ट्रेंड रहा है। पिछले साल वैकेंसीज का ट्रेंड अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो क्या रहा है उसको देखने की ज़रूरत है, उसी को समझ करके हाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो हर बार मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर में वैकेंसी देखी है, तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि लगभग 1400-1500 वैकेंसीज लगभग देखने को मिलेंगी। ये एक्सपेक्टेशन है। आपको पिछले साल की वैकेंसीज का ट्रेंड भी ले आया था। फॉर्म फीस वही जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसएससी के सारे एग्जाम में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फीस 0 मतलब 100 रुपीज़ होती है। और बाकी हर कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे SC ST हो, इन सब लोग के लिए फॉर्म फीस 0 रुपीज़ होती है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपने 12वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा हो। आपने अगर 12th का एग्ज़ाम पास कर रखा है, 12वीं का एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बेटा चूंकि 2 पोस्ट आती हैं, एक आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और एक आता है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। तो ग्रेड सी के लिए जो एज मांगी जाती है वो 18 से 30 साल और ग्रेड डी के लिए जो एज मांगी जाती है वो 18 से 27 साल। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एज रिलैक्सेशन के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी मिलती है आपको। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन। जैसे मिलता था वो ऐसे ही मिलेगा और SSC की हर वैकेंसी में ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए, जब मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अगर मैं बात करूं, स्टेनोग्राफर एक ऐसी वैकेंसी है SSC की जहां पर मैथ्स नहीं आती है। यहाँ पर केवल 3 सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर होता है। और जब मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो जाती है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो जाती है, समझ गए, यानी 0.5 की, ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद जब आप लोग ये एग्ज़ाम पास कर ले तो फिर आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसमें 10 मिनट का पहले एक डिक्टेशन होता है जो @80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होता है, जो @80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होता है। जिसमें अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए, जब आप इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन करना चाहोगे उसके लिए आपको 50 मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अगर आप हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन करना चाहोगे, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जो आपने डिक्टेशन शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको टाइप करना, 65 मिनट का समय मिलेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी वाले जितने बच्चे हैं इंग्लिश में अगर ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं तो 40 मिनट का समय, और हिंदी में करना चाहते हैं तो 55 मिनट का समय यहाँ पर मिलता है। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ बेटा, तो मोटा माटी अगर हम लोग सैलरी देखें यहाँ पर कि इन हैंड सैलरी कितनी आ रही है, तो ग्रेड सी के लिए 51,000 रुपये के आसपास इन हैंड सैलरी मिल रही है, और ग्रेड डी के लिए बात करूँ तो 35-36 हज़ार रुपये के आसपास। और ये सिटी के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोग बेटा बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो SSC स्टेनोग्राफर का एक बैच है हमारा, वो ले सकते हो। इसके अंदर आपको स्किल की भी तैयारी कराई जाएगी। तो बस आप लोग अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हो तो Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके अड्डा की ऐप से इस पर जुड़ सकते हो, ठीक है। ये आप लोग का डिस्काउंट कोड है, ये कूपन कोड है जिससे आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ऐसे आप सिलेक्शन पोस्ट के भी बैच से जुड़ सकते हो। चलिए, अच्छा, अगली वैकेंसी आती है वैकेंसी नंबर 3, जो कि है कौन सी, CGL की। जब मैं इसकी बात करता हूं बेटा, 9 जून को इसका फॉर्म आने वाला है। 4 जुलाई फॉर्म को भरने की क्या रहने वाली बेटा, लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद 13 से 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इस फॉर्म को कौन भर सकता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, ये सारे के सारे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूं तो इस बार अब तक RTI रिप्लाई के थ्रू, इसलिए इस बार अब तक RTI रिप्लाई के थ्रू 13,000 प्लस वैकेंसीज का खाका हमारे पास आ चुका है। इस बार आपको एक सुपरिटेंडेंट की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो लगभग 7,000 वैकेंसीज हैं जो इस बार आने की पूरी संभावनाएं
हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करने की कोशिश करूं बेटा एज की, तो यहाँ पर लेवल वाइज अलग अलग एज है। जैसे लेवल 4 की जो पोस्ट है हमारी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, 18-27 साल। ऑडिटर एंड अकाउंटेंट की भी 18-27 साल है, जो कि लेवल 5 की। लेवल 6 में जो हमारी पोस्टें आती हैं, जेएसओ की पोस्ट आती है और एएसओ की जो पोस्टें हैं 18 से 30 साल। केवल जेएसओ ही एक ऐसी वैकेंसी है जहां पर एज जो है वो 18 से 32 साल मांगी जाती है, अदरवाइज बाकी सब में 18 से 30 साल या समथिंग। यहाँ पर लेवल 7 बात करें तो एएसओ की जो पोस्ट है उसमें 20 से 30 साल या 18 से 30 साल भी कुछ पोस्ट के लिए है। ठीक है ना, तो यानी पोस्ट वाइज एज अलग अलग है, मैंने यहाँ पर आपको टेबल में दिखा दिया है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो 2 टीयर्स में एग्जाम होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके बाद टीयर 2 होता है जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिसमें पेपर 1 कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट है, लेकिन एक पेपर 2 कंडक्ट होगा जो केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए होता है। ठीक है ना, उसके अलावा नहीं है। ठीक है, दो सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो जब मैं टीयर 1 की बात करता हूं बेटा, तो यहाँ पर रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 60 मिनट का समय। नेगेटिव मार्किंग की जब मैं बात करता हूँ तो 0.50 मतलब आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग, 1/4 ही होती है। उसके बाद जब आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस में जाते हैं। मेंस में आप लोग की ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ तो देखो सेक्शन 1 जिसमें आपके मैथ्स रीजनिंग है, 30-30 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो ये 180 नंबर का पेपर होगा। पहले 1 घंटे में ये दिखेगा, जैसे 1 घंटे पूरे होंगे दूसरे घंटे में अब आपका सेक्शन 2 जिसमें इंग्लिश और जीएस 45 क्वेश्चन इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन जीएस में, टोटल 210 नंबर का ये होगा। और बस इतने से ही फाइनल मेरिट बनेगी, यानी इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 390 नंबर और यहीं से फाइनल मेरिट बनती है। फाइनल मेरिट इतने से ही बनेगी। हाँ, अब आपका जो ये कंप्यूटर है और जो आपका ये डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यहाँ पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ बेटा कंप्यूटर में, तो 60 में से 27 नंबर कट ऑफ अभी तक 2-3 बार से देखने को मिल रही है कि ये फिक्स ही हो गई है। 15 मिनट का होगा, उसके बाद फिर आपका एक एंट्री टेस्ट होगा 15 मिनट का। फिर जितने लोग जेएसओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनका नेक्स्ट डे एक पेपर कंडक्ट होगा स्टैटिस्टिक्स का, जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। फिर नेगेटिव मार्किंग वही 1/4। ठीक है, उसके बाद जब मैं सैलरी की बात करता हूं तो लेवल वाइज यहाँ पर आप लोग सैलरी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूँ, लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 रुपये के बीच में, लेवल 5 में 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये तक, लेवल 6 में 35,400 से लेकर 1,12,400, लेवल 7 में 44,900 से लेकर 1,42,000 और लेवल 8 में 47,600 से लेकर 1,51,000। अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये सब 7th पे कमीशन, जितनी भी मैं सैलरी अभी बता रहा हूं ये सब 7 CPC के अकॉर्डिंग है। हाँ, और 1 जनवरी से आपका 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो बेटा सीजीएल की तैयारी को अच्छे से करना, तो आप सीजीएल के महापैक से जुड़ सकते हो। इसके अंदर आपको सभी चीज़ें आप लोग को बेहतर तरीके से मिल जाएंगी। बस ध्यान रखना जब भी इस बैच से जुड़ना कूपन कोड ये यूज़ कर लेना, क्योंकि अभी चल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्स सब कुछ मिल जाएगा और प्री मेंस सारी तैयारी होगी। फिर अगली वैकेंसी आती है बेटा एसएससी सीपीओ की वैकेंसी। एसएससी सीपीओ की पोस्ट की बात करते हैं। तो जब मैं सीपीओ की बात करता हूं बेटा, तो सीपीओ का नोटिफिकेशन 16 जून को देखने को मिलेगा। 7 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 से 6 सितंबर के बीच में कंडक्ट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सीपीओ में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो देखो बेटा यहाँ पर कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, एनी ग्रेजुएट। हाँ, यानी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है तो आप सब लोग फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर यानी एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस, मेल ओनली, यानी इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब तक मैंने जितनी वैकेंसीज बताई हैं उसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये मेल के लिए वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो जितने लोग दिल्ली पुलिस एसआई के लिए बेसिकली करेंगे उनके पास डीएल होना चाहिए। मेल कैंडिडेट मस्ट पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, मोटरसाइकिल और कार दोनों का, मतलब आपके पास लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए,
तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का बोला है एज ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउड टू अंडरगो फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर आप लाइसेंस शो नहीं करोगे तो फिर वो आपको आगे मतलब फिजिकल में ही अपीयर नहीं होने देंगे। फिर जब मैं एज की बात करता हूं बेटा, यहाँ पर एज बहुत कम है, 20 से 25 साल के बीच लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और SC ST को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज़ मिलेगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे की तरफ मैं बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन स्टेप्स को पूरा करता है। स्टेज 1 में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल होता है, और फिर आपका एक मेंस का पेपर होता है, और देन उसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी DME कंडक्ट कराया जाता है, और इस मेडिकल में ही बहुत सारे लोग छटते हैं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक खासियत बताऊँ, जो प्री और मेंस की जब हम बात करते हैं तो प्री तो यहाँ पर मैं आसान मानता हूँ, लेकिन जब मैं बात करता हूँ मेंस की, तो मेंस यहाँ पर केवल उसी का होता है जिसको इंग्लिश आती है अच्छे से, यानी केवल इंग्लिश का ही मेंस का पेपर होता है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो इसलिए मेंस क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो यहाँ तक की बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्री का एग्ज़ाम है उसमें देखो तो रीजनिंग अब 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर। जहां अभी SSC CGL और बाकी एग्जाम से 25 क्वेश्चन आ रहे थे, यहाँ CPO के अंदर 50-50 क्वेश्चन आने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, तो नेगेटिव मार्किंग भी जो है आपकी वो 0.5, हाँ 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। प्री के बाद फिर आप लोग का मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है, प्री के बाद फिर आप लोग के मेंस का एग्जाम कंडक्ट होता है। हाँ, अब मेंस के एग्ज़ाम की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर, तो मेंस में आप लोग का केवल मैंने बताया ना अंग्रेजी, इसका मतलब मेंस दे ही वही सकता है जिसकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है। उसका रीज़न है बेटा, उसका रीज़न ये है कि जैसे दिल्ली पुलिस SI बने आप, तो दिल्ली में ज्वाइनिंग होने वाली भैया, और दिल्ली में हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, अलग अलग एम्बेसीज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर। उसके बाद सैलरी की बात करें, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल फीमेल लेवल 6 का पे है 35,400 से 1,12,400 रुपये के बीच में, और सब इंस्पेक्टर इन CAPFs की बात करते हैं तो वही सैलरी है आप लोग की। अगली वैकेंसी आती है 12वीं पास के लिए SSC CHSL का नोटिफिकेशन, जिसमें मैं आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। 23 जून को आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 18 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। 8 से लेकर 18 सितंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO और लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये पोस्टें यहाँ पर होती हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपकी एज की, तो अगर आपकी एज 18-27 साल के बीच में लाई करती है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन, वैसे तो बेटा इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही है, 12वीं पास ही है, लेकिन एक पेज है यहाँ पर कि जो भी लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन किस मिनिस्ट्री के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैं आपको इसको समझाऊं ये कैसे होता है। तो जैसे आपने फॉर्म भर दिया, और अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो आप इन पोस्ट के लिए प्रेफर किए जाओगे, अगर आप साइंस साइड के नहीं हो तो आप प्रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको, बस इतना समझ लो और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का क्वालिफिकेशन में 12वीं पास है, इसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ भी Tier 1 और Tier 2 का एग्जाम होता है। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे CGL में होता है। CGL में भी Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके कोई भी नंबर नहीं जोड़े जाते, तो यहाँ भी Tier 1 के कोई नंबर नहीं जोड़े जाते। फाइनल मेरिट Tier 2 से ही बनती है। जब मैं Tier 1 की बात करता हूँ तो वही GS रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, GS 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का होगा और 60 मिनट आपको यहाँ पर समय मिलेगा। और जब मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ तो नेगेटिव मार्किंग वही आधे नंबर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही होती है।
उसके बाद जब मैं बात करने की कोशिश करता हूं किसकी, मैं बात करता हूं CHSL के मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस का एग्जाम पैटर्न सीजल जैसा ही है। यहाँ पर आपके अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 में वही मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 180 नंबर का ये है। उसके बाद फिर सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और GS 60 क्वेश्चन होंगे, यहाँ भी 180 नंबर का। तो जो फाइनल मेरिट बनने वाली है वो 360 नंबर की, वो आपके फाइनल मेरिट जो बनेगी वो यहीं से बनेगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर भी यहाँ क्वालिफाइंग नेचर का है। और टाइपिंग टेस्ट की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं टाइपिंग टेस्ट की बात करता हूँ तो वो भी क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है कि टाइपिंग में आपको क्वालिफाई करना होता है बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं टाइपिंग या स्किल टेस्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो 15 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट ये टाइमिंग्स आप लोग को यहाँ पर मिलती हैं पोस्ट वाइज। जैसे टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC JSA की जब मैं बात करता हूँ तो उसके लिए 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं बेटा यहाँ पर, तो सैलरी LDC JSA के लिए लेवल 2 की सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपए के बीच में। PASA के लिए अगर मैं बात करूं 19,900 से लेकर 63,200 रुपए के बीच में। देखो PASA की पोस्ट की जब मैं बात करता हूं, सैलरी मैं आपको यहां बता रहा हूं, बट अब PASA की जो पोस्ट है वो आपकी CGL में शिफ्ट कर दी गई है। यह पोस्ट आपकी किस में शिफ्ट हो गई है, CGL में। लेकिन सैलरी बता रहा हूं तो सैलरी जान लो, सैलरी आपकी यही है, यही लेवल 4 की पे है। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करता हूं तो पे लेवल 4 एंड 5 का है। लेवल 4 में पे ये मिलेगा, लेवल 5 में पे ये मिलेगा। ऐसे ही डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की बात करते हैं तो लेवल 4 का पे है, ठीक है ना। आई बात समझ में, यहां तक सब कुछ क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट वैकेंसी आती है SSC MTS की वैकेंसी आप लोग की। SSC MTS का नोटिफिकेशन भी इसी बार देखने को मिलेगा, जो कि 10वीं पास वाले बच्चों के लिए है। जब मैं SSC MTS की बात करता हूं तो आप यहां पर ब्रीफ में सारी चीज समझने की कोशिश करिएगा। MTS के अंदर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की भी भर्ती है और साथ ही साथ हवलदार की भी भर्ती है। यानी MTS के अंदर 2 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। एक तो आप लोग के MTS जो आपके ऑफिशियल जॉब करते हैं, और दूसरी हवलदार वाले के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। देखो बेटा, चाहे आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन, तीनों पोस्ट जितनी मैं बता रहा हूं, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो और आपके फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे तरफ बात करते हैं बेटा क्वालिफिकेशन की। तो 10वीं पास वाले सारे बच्चे भर सकते हैं। यहाँ पर MTS के लिए जो आपकी एज मांगी जाती है वो 18 से 25 साल, और जो हवलदार के लिए पोस्ट है, मतलब एज है, वो 18 से 27 साल। आपका 26 जून को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हाँ, 26 जून को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 25 जुलाई फॉर्म के भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस का, तो यहाँ केवल एक पेपर होता है। यहाँ केवल एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है, और इससे आप MTS की जॉब ले लेते हो। यानी MTS वाले जितने बच्चे उनका केवल एक पेपर होगा, लेकिन जो हवलदार की पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे उनका फिर फिजिकल होगा। केवल हवलदार वालों का फिजिकल होगा, MTS वालों का नहीं होगा। MTS वालों का रिजल्ट आया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, समझ रहे हो ना। और सैलरी की जब मैं बात करता हूं तो 18,000 से 22,000, ये मैं बहुत Tier 4 सिटी की बात कर रहा हूं। 30-35 तक आपकी सैलरी अच्छे से बनती है। तो इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी। इसका जो एग्जाम है वो भी आपका सितंबर अक्टूबर के महीने में कंडक्ट होने वाला है। चलिए, यहां पर एज आपको मैंने बताई MTS के लिए कितनी है। MTS के लिए 18 से 25 साल के बीच में, और हवलदार की पोस्ट के लिए कितना हो गया, 18 से 27 साल। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, वो मिलेगा। फॉर्म फीस 100 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए, और फीमेल्स के लिए 0 रुपीज़ फॉर्म फीस है। जब हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। SSC के हर एग्जाम से बिल्कुल अलग है एग्जाम पैटर्न यहाँ का। यहाँ पर जो आपका ये पहला पार्ट है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन मैथ्स 20 क्वेश्चन रीजनिंग। हाँ, यहाँ पर 60 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 मिनट का पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इस वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन जब आप सेक्शन 2 स्टार्ट करते हो
तो इसमें जीएस और इंग्लिश है, 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 नंबर का। यहाँ भी 45 मिनट मिलेगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है इस सेक्शन में, तो नेगेटिव यहाँ पर 1 नंबर होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप एमटीएस की जॉब लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब फिजिकल कंडक्ट होगा तो भैया आप लोग का फिजिकल इस तरीके से होगा। बस यहाँ पर ये चीज़ देख लो, मेल की हाइट 157.5 मांगी गई है और फीमेल की 152 मांगी गई है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो साइकिलिंग जो है अब 2022-23 में तो हुआ है, लेकिन 24 में तो नहीं आई थी। तो आप लोग की वॉकिंग होगी, खाली वॉकिंग 1600 मीटर होगा 15 मिनट के लिए, और 1 किलोमीटर फीमेल के लिए आपका 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे साइकिलिंग अब हटा दी गई है, अगर होती है, वैसे अब ये हटा दी गई है, अगर होती है तो 8 किलोमीटर 30 मिनट में और 3 किलोमीटर 25 मिनट में, जो कि अब नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ तो आपके सामने मैंने बेसिक और इन हैंड सैलरी जो है आप लोग की दोनों पोस्ट के लिए लिख रखा है, ठीक है, किस किस सिटीज़ के अंदर कैसी सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी आती है एसएससी जेई की। एसएससी जेई की, जब मैं एसएससी जेई की वैकेंसी की बात करता हूं तो ये वैकेंसी उनके लिए है जिन्होंने बीटेक या बीई की पढ़ाई कर रखी है, बीई बीटेक कर रखा है, उनके लिए। यहाँ पर मैं बात करूं, जूनियर इंजीनियर की बात होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाँ, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर 30 जून को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 21 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। यहाँ पर प्री होगा, मेंस होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी की बात करता हूँ तो 35,000 से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में सैलरी है। इसका जो एग्ज़ाम है बेटा, आप देख सकते हो, इसका जो एग्ज़ाम है वो 27 से 31 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट होगा। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ एज की, तो कुछ पोस्ट के लिए यहाँ 30 साल एज मांगी जाती है और कुछ पोस्ट के लिए 32 साल एज मांगी जाती है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो पेपर 1, पेपर 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो देखिए, जब मैं पेपर 1 की बात करता हूँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, जिसमें रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, उसके अलावा बाकी आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो आपने की है, तो यानी 100 क्वेश्चन ये इसके होंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें आपकी पूरी की पूरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही चेक की जाती है, ठीक है। पेपर 1 भी 2 घंटे का होता है, पेपर 2 भी 2 घंटे का होता है यहाँ पर, और नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 ही रहती है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा, मैं आप लोग को, हाँ ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोग की जब मैं सैलरी की बात करता हूँ बेटा, तो सैलरी 35,400 से लेके 1,12,000 रुपये के 400 रुपये के बीच में होती है। अगली लास्ट वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ, अभी वैकेंसीज हमें नहीं पता है, पोस्ट का नाम है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन ऑफिसर, हाँ, या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट होती है। इसमें जब मैं बात करता हूँ लेवल 6 की पे होती है तो 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच में। लेवल 7 की पे पर 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये के बीच में आप लोग की सैलरी होती है। 100 रुपये फॉर्म फीस, आपको पता ही है बेसिकली। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ, हाँ जी, इंपॉर्टेंट डेट्स की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसका नोटिफिकेशन 5 जून को देखने को मिलता है, 26 जून फॉर्म की लास्ट डेट है, और 12 अगस्त को इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पर एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। जब मैं एज की बात करता हूँ, क्वालिफिकेशन की, आप लोग के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, और साथ ही साथ आपके यूजी में आपके इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर बात करूँ एज की, तो 18 से 30 साल के बीच में। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, तो 18 से 33, और एसएसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, तो 18 से आपका 35 साल, ठीक है। जो आपका पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न, उसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का, 2 घंटे का। उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो ट्रांसलेशन एंड एस्से होगा, जो कि 200 नंबर का होगा, और 2 घंटे का आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप सैलरी दे सकते हो, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ की लेवल 6 की पे है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये के बीच में। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएसटी की भी सेम सैलरी है, और उसके बाद सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एसएसटी या सीनियर ट्रांसलेटर की लेवल 7 की पे है 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये के बीच में। बेस्ट जॉब, बेस्ट सैलरी। अब बेटा, अगर आप एसएससी के सभी एग्जाम्स की, एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी अगर एक साथ करना चाहते हो, सभी एग्जाम्स एक साथ तैयार करना चाहते हो एक साथ तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एसएससी का महापैक।
सभी एग्जाम्स यहाँ पर तैयार होंगे। यहाँ पर देख लो सारे एग्जाम्स आपके लिखे हुए हैं। बस आपको Y461 इस कूपन कोड का, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करके आप लोग को जुड़ना होगा, जिससे आप लोग बढ़िया से तैयारी कर सकें। तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्स हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा। हर एग्जाम के फ्रेश बैच, नए बैच इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, आप लोग वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएंगे। आप सभी जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर इसलिए करिएगा, हो सकता है आपका कोई भाई बहन किसी और वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। जिस भी पोस्ट के लिए आप में से कोई एलिजिबल है वो ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे, ठीक है ना। अगर आप बेटा किसी बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप अड्डा की ऐप पर जाओगे। जैसे अड्डा की ऐप पे पहुंचते हो, अड्डा 24/7 पे यहाँ पहुँचे, यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाना, यहाँ एसएससी पे चले जाना। जैसे आप एसएससी पहुंचोगे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बेटा, आप उसका बैच ले सकते हो। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, हाँ, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर इन सभी एग्जाम्स के लिए हम अलग अलग बैच न लें, एक जगह सर हमें चीज़ें मिल जाएं, तो बेटा एसएससी महापैक ले लो। इसके अंदर सारे एग्जाम्स कवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मिलेंगी। अगले 18 महीने के लिए बैच मिलेगा। मोर ऑफर पे जाइएगा, यहाँ पर जाकर के आप मेरा डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं Y461। ये डिस्काउंट कोड लगाते ही देख लो आपके बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जाना है इसमें और आपको डिस्काउंट कोड यही लगाना है Y461। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड आपको यही लगाना है Y461। होप सो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो सभी लोग जो है, बोर्ड हैंग हो गया है, ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो होप सो आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। तो जिस भी पोस्ट के लिए या जिस भी वैकेंसी के लिए आप में से कोई एलिजिबल है, वो उस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर उस पोस्ट के लिए वो क्या करे बेटा, ज़रूर अप्लाई करें, ताकि अच्छे से इस बार जॉब आपको मिल सके। और इस एक महीने के अंदर जब इतनी जॉब आ रही है तो भैया आप लोग के लिए जॉब लेना आसान है, और आप लोग जॉब ज़रूर ले लेना। बस ये ध्यान रखना, जब भी कोई बैच ज्वाइन करना तो Y461 इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और वैकेंसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट और ऐसी इन्फॉर्मेशंस बराबर मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।